हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम बहुत नियर आ चुके हैं और हम आपको वेदांतों की तरफ से वेलकम करते हैं। तो एक एनालिसिस ये है कि 2013 से लेकर 2022 तक कितने सवाल आए, उसकी मैंने एक लिस्ट दी। अब मान लीजिए इसमें अगर आप पूरे सवाल काउंट करिए, हो सकता है कि 30 से 40 सवाल हो या 25 से 30 हो। जैसे आप पहला सवाल आप देखिए, इस सवाल को पढ़ने के बाद कई एक बार होता है, एक तो तरीका क्या होता है कि लोग सवाल को दो दो तीन तीन बार पढ़ते हैं। सवाल पढ़िए जरा आप लोग। A bullet of mass 2 gram is having a charge 2 microcoulomb. Through what potential difference must it be accelerated starting from rest? सेम डिस्टेंस पे अगर फील्ड को कंपेयर करेंगे तो जितनी आपकी एक्सिस पे है उसकी आधी होनी चाहिए, या अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पिछले बार भी इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत इजी सवाल आए थे। इसमें दोनों टंकियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कोई ट्यूब वगैरह लगा दो। नीट में आया हुआ है, बताइए क्या आएगा। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is charged with potential v volt, then the electric field at a distance small r. हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम बहुत नियर आ चुके हैं और हम आपको वेदांतों की तरफ से वेलकम करते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस तरीके के सवाल जो नीट वाले पूछेंगे वैसे ही आपको मिल जाएं। तो हमने कुछ ऐसा किया है कि मैंने 10-12 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो मुझे लगते हैं कि इस बार जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ हमने प्रीवियस ईयर के भी सवाल रखे। मैंने प्रीवियस ईयर में सारे सवाल तो नहीं रखे, लेकिन कुछ रखे जिनकी प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। तो आई विश कि आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगेगा। और इस सेशन में बस मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जितने सवाल हम करा रहे हैं उसमें आप देखिएगा दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। पहला, कितने कम समय में आपको सवाल करना है। अगर कोई बहुत लंबा मेथड है तो आप उसको कोशिश करिए अवॉइड करिए, क्योंकि नीट में हर काम टाइम से चाहिए। आपने सवाल लगाया लेकिन एक टाइम के बाद लगा के दिखाया तो उसका कोई मीनिंग नहीं। नीट का मतलब ही है कि टाइमिंग के साथ आंसर देना है। और आपको ये मालूम है कि जब आप 3 घंटे के लिए वहाँ पेपर देने जाते हैं, 3 घंटे 20 मिनट के लिए, तो आपको ये नहीं पता चलता टाइम कितना तेज़ी से जा रहा है। तो अगर हम एक सवाल पे काफ़ी देर रहेंगे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो उस समय स्मार्ट मूव ये है कि आप उस सवाल को स्किप करिए, आगे बढ़िए। तो ये बात हमारी अब बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस समय ये सब आपको पता ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जितने सवाल आप लगाइए, कोशिश करिए क्या हम वर्बली उसको लगा सकते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप वर्बली लगाइए। हर सवाल को लिख के अप्रोप्रिएटली उसको जाके सॉल्व करके लगाना, वो भी एक तरीका होता है, लेकिन कभी कभी टाइम सेव करने के लिए आपको हर तरीके के मेथड लगाने चाहिए, राइट। तो चलिए हम आपको पहले उन सवालों पे डिस्कशन करा रहे हैं जो मुझे लगता है कि नीट 2024 के लिए बहुत अप्रोप्रिएट हो सकते हैं। फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, नीट के पेपर में जितने इजी सवाल होते हैं वो उस दिन जाके टफ बन जाते हैं। उस दिन अक्सर होता है कि आपको बहुत छोटी सी चीज़ याद नहीं आई, वो बाद में याद आई तो सवाल आपका चला गया। तो मेरा आपको कहना है कि आप छोटे छोटे सवालों पे ध्यान से देखिएगा, राइट। आइए मैं आपको पहला सवाल दिखाता हूँ। ये हमारे वेदांतों की तरफ से आपको कुछ एडवाइजेस हैं और हम आपसे कहेंगे कि इस चीज़ को इस समय, आने वाले समय में आपके पास ऑलमोस्ट मंथ टाइम है, 1 महीने का टाइम है। इसको आप हर कीमत पे फॉलो करिए और देखिए। इसमें डेली मोटिवेशन भी आ रहे हैं, क्विज़ेस भी आ रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन भी हम दे रहे हैं, और जो हमारे फाउंडर हैं वो आपके लिए इस समय जी जान से क्या क्या कर रहे हैं, ये मेरे को तो बता पाना मेरे लिए मुश्किल काम है। वो इस समय आपके लिए हर तरीके की जितनी पॉसिबल मदद हो सकती सब करने के लिए बैठे हुए, राइट। अब आप देखो, एक एनालिसिस ये है कि 2013 से लेके 2022 तक कितने सवाल आए, उसकी मैंने एक लिस्ट दी। अब मान लीजिए इसमें अगर आप पूरे सवाल काउंट करिए, हो सकता है कि 30 से 40 सवाल हों या 25 से 30 हों। मेरे को कहना है सारे मत लगाइए, लेकिन उन सवालों को लगाइए जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो नीट के लिए। उसके लिए कैसे पता चलेगा, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आप पहला सवाल आप देखिए, इस सवाल को पढ़ने के बाद कई एक बार होता है, एक तो तरीका क्या होता है कि लोग सवाल को 2-2 3-3 बार पढ़ते रहते हैं। मैं उन बच्चों से कहूँगा, ठीक है आपको सवाल 2-2 3-3 बार पढ़ना पड़ता है, लोग भी कहते हैं कि हर सवाल को 2-2 3-3 बार पढ़िए,
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका दिमाग कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना चाहिए। जैसे आप इस सवाल में आप देखिए लिखा है इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 200 न्यूटन। ना उन्होंने डिस्टेंस बताई, ना दोनों चार्ज की वैल्यू बताई, केवल ये बताया कि फोर्स की वैल्यू 200 न्यूटन है। और ये बोला है इफ वी इंक्रीज 10% चार्ज ऑन वन ऑफ द चार्जेस एंड डिक्रीज 10% चार्ज ऑन द अदर। अब हमारा आपसे कहना है कि आप दोनों चार्ज जो शुरुआत में वो मान लीजिए Q और Q है, ज्यादा मत सोचिए। 10% अगर बढ़ा दोगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, जितना चार्ज हो उसमें ही 10% बढ़ाना है, तो 1.1 हो गया, 1.1 Q हो गया। और 10% डिक्रीज कर दो तो Q में से 10% कितना होता है 1/, अगर आप देखो तो 1/10 होता है, या 10/100 को आप 1/10 लिखोगे 0.1 आएगा। तो एक चार्ज हो गया Q में आप 0.1 Q ऐड करें तो 1.1 Q हो गया, वो 10% इंक्रीज हो गया। और एक में क्या करना है 10% डिक्रीज करना है, तो Q में अगर 0.1 Q सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.9 Q आ गया। अब 1.1 और 0.9 को मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए 11 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी डेसिमल हमें देखने की जरूरत नहीं। 11 9 99 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप चेक कर लीजिए। आप देखिए आता है कि नहीं आता। आपने 10% वो कम कर दिया, वो कर दिया, कितनी वैल्यू आ रही है आप चेक करके देखो, बताओ कितना फर्क पड़ा। अगर आप देखो तो चार्ज की वैल्यू 1.1 की हो गई और वो वाली वो हो गई, तो कितना हो गया बताओ। 1.1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ रहा है 0.99 आ रहा है, 200 आपने दिया हुआ है। तो 0.99 को 200 से आप क्यों, जो बाकी KQ² आ रहा है वो तो वैल्यू 200 के बराबर। अगर मैं लिख के दिखाऊं तो आप देखो पहले KQ/R² इज इक्वल टू 200, बाद में क्या हो गया K 1.1 Q इंटू 0.9 Q अपॉन R² इज इक्वल टू वॉट, ये आपको निकालना है। अब 1.1 और 0.9 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.99 आएगा, और तो कुछ आना नहीं है। ये 1.1 और 0.9 को करेंगे तो क्या आएगा 0.99, और ये KQ²/R² की जगह 200 लिख देते। ये देख लीजिए 198 न्यूटन आ गया। हमें एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगा, लेकिन ये चीज आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, ये इतना लिख के करने की जरूरत नहीं। ये आप ऐसे ही सोच लो 10% कम हुआ 1.1 हो गया, 10% आपने बढ़ाया तो 1.1 हो गया, और कम किया तो 0.9 हो गया। आपस में मल्टीप्लाई किया, पहले वैल्यू 200 दी थी, उसका 0.99 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया। इस तरीके के सवाल इस बार भी आ सकते हैं। वो 10% की जगह हो सकता है 20% करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट सवाल पढ़िए। इसको तो मैंने कर दिया है। ये वाला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप देखो कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको ये सोच के बताना है कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ाया जाता है। द पॉइंट चार्जेस Q and -2Q आर प्लेस एट सम डिस्टेंस अपार्ट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q इज E, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ -2Q। आप देखो कितना मस्त सवाल दिया, कुछ नहीं कर रहा है उन्होंने। अब आप बताओ, यहां पे इन्होंने लिखा है +Q और यहां लिखा है -2Q। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि जहां पे आप चार्ज रखते हो वहां पे किसकी फील्ड होगी, जो चार्ज रखा उसकी थोड़ी ना होती, -2Q की होगी। अब -2Q की वैल्यू आपने दे रखी, देखिए फील्ड E दे रखी। अब -2Q की E है और पूछ रहे हो कि जहां -2Q चार्ज का लोकेशन है वहां किसकी होगी, तो वहां ऑब्वियसली बात है Q की होगी। जब -2Q से E आ रहा है तो Q से क्या आएगा E/2 विद माइनस साइन, क्योंकि आपने -2Q से +E दिया हुआ है। तो जब हम -2Q से आपको +E मिल रही है तो +Q से तो फिर -E आएगा, उसका फिर आधा कर देते, आंसर आ गया। अब आप देखो हो गया सवाल। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आए तो कितना अच्छा है बताओ। -2Q की वजह से अब आप कहोगे कि नहीं हमें करके दिखाओ, तो चलिए हम आपको करके भी दिखा देते हैं। ये डिस्टेंस R ले लिया, ये पॉइंट मान लीजिए A पर फील्ड की वैल्यू बताइए कैसे लिखेंगे, K 2Q अपॉन
आर स्क्वायर लिखेंगे। ये वैल्यू आपको उन्होंने ई दे दी है। अब मुझे बी पे निकालना है। अब मान लीजिए बी पॉइंट है तो बी पे क्या लिखेंगे, बी पर फील्ड उसकी वजह से आएगी, तो बताइए ई बी कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे माइनस ई लिख लीजिएगा क्योंकि उन्होंने वैल्यू ये सॉरी -2q लिख लीजिएगा, तो वो एरो की वैल्यू क्योंकि मैग्नीट्यूड में और उसमें कोई वैल्यू की पहले निकाल लीजिए, बाद में माइनस लगा देंगे। अब आप बताओ के क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू e/2 हुई, यहाँ से 2 हटाइए, इसको इधर ले आइए। इसके लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह सिंपल e/2 लिख देते हैं। अब आप माइनस क्यों लगवा रहे हो मेरे से, भैया -2q के लिए आपने प्लस ही बोला है, तो हम प्लस q के लिए माइनस ही बोल देते हैं, बस हो गया। और अच्छी बात है, इतना दिमाग भी मत लगाई, चारों आंसर में माइनस दिए तो दिमागी मत लगाई, ये तो मालूम हो गया भैया माइनस में आना ही। वैल्यू पे दिमाग लगाना, वैल्यू पे दिमाग लगा दीजिए, आ जाएगा -e/2 इज ए करेक्ट आंसर, राइट। अब ये सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लिया, आप मेरे एक्सप्लेन करने, सवाल पढ़ने में जितना टाइम लगा है उसका 1/10 टाइम में आपको सवाल लगाना चाहिए। नीट में इतना तेज सवाल लगाने की आपको आदत डालनी। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब ये इस वाले सवाल के लिए तो मैं आपको कहूंगा घर से अगर आप पढ़ के गए हैं तब तो करिए, और अगर उस दिन नहीं याद आ रहा है तो उस पर फिर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। लगाइए, देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट्स एक्सिस carrying a charge q has a somewhere maximum value on the axis, this is at the distance। ठीक, अब आप देखो इसकी डिस्टेंस हमारे इस पे प्रिंट पे नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये x की वैल्यू r/√2 आती, यही इसका आंसर हो गया। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो इसको आप अटेम्प्ट करिए, नहीं किया हुआ तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको याद रखना है कि जब भी हमारी रिंग होती है r रेडियस की हो तो उसकी एक्सिस पे r/√2 टाइम जगह पर फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक, ये लोकेशन है। अब इसमें इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगाना है। नेक्स्ट सवाल, ये हमारी नेक्स्ट वाले में सही लिखा है, राइट। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। अब अगला सवाल देखिए क्या है। गॉस लॉ में मैं सोच रहा था इस साल क्या आ सकता है। अगर आप गॉस लॉ का स्टेटमेंट जानते हैं तो होता है एक E.dA Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़ा है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर क्रॉस कर रही हो तो आप उस समय ये कहते हैं कि यस फ्लक्स इज देयर, और बाद में मैथमेटिकली उसको डिफाइन करने के लिए E.A कर देते हैं। ये सब पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जैसे ये सवाल मैंने आपको दिया, इस सवाल में आपको क्या फ़ायदा है कि एक गॉसियन सरफेस बनाई। आप पढ़ लीजिए सवाल, कंसीडर द गॉसियन सरफेस दैट सराउंड्स part of the charge distribution, find the contribution of electric field at point A। अब आप A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की arises from the charges, बताइए। अब हमें यह मालूम है गॉस लॉ आपने पढ़ा है कि जब हम गॉस लॉ लगाते हैं E.dA, अगर स्टेटमेंट आपको याद हो, क्लोज सरफेस में ये Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती? इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर है उनकी वजह से भी है, जो चार्जेस गॉसियन सरफेस के ऊपर रखे हैं उनकी वजह से भी है, जो चार्जेस गॉसियन सरफेस के बाहर है उनकी वजह से भी है। अब आप कहोगे फिर यहाँ पे आपने ये इनक्लोज क्यों लिखा है, या अंदर के चार्जेस का सम लिखा है यहाँ पर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? केवल अंदर के चार्जेस की वजह से नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के चार्जेस, बाहर के चार्जेस, गॉसियन सरफेस के ऊपर जो चार्जेस, सबकी वजह से। अब वो हमें मालूम है कि बाहर के चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते हो तो जीरो आ जाती, बाहर के चार्जेस की वजह से। इसलिए केवल अंदर वाले चार्जेस हम लोग यहाँ पे उठा के लिख देते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि भैया बताओ यहाँ पे ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रही, तो सारे चार्जेस की वजह से आ रही। आप देख लीजिए विच ऑप्शन आर करेक्ट, Q1 Q2 Q1 Q4 Q1 Q2 Q4 एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्या आंसर आना चाहिए, बताइए क्या आना चाहिए? ठीक, Q1 Q2 Q4 एंड Q3 भी होना चाहिए। इसमें Q3 मिसिंग है, बल्कि हमारे ख्याल से Q3 भी आना चाहिए। Q2 ऑल ऑफ दिस इंक्लूडिंग Q2 लिख देते हैं, इंक्लूडिंग Q3 ऑल्सो।
राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखेंगे गॉस लॉ में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है केवल अंदर के चार्जेस की वजह से नहीं होती, सारे चार्जेस, जितने चार्जेस आउटसाइड प्रेजेंट हो गॉसियन सरफेस के या सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो, उन सब की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताती। वो अलग बात है कि जो चार्जेस बाहर होते हैं उनका कैलकुलेशन करते समय उसकी वैल्यू 0 कंट्रीब्यूट होती है, वो अलग चीज़ है, उस पर आप मत जाइए, राइट। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा। ये सवाल पढ़िए जरा आप लोग। अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सलेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये सवाल मैंने क्यों लिया इलेक्ट्रोस्टैट में। इलेक्ट्रोस्टैट का, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट की पढ़ाई करते हो तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला डाइपोल, दूसरा कंडक्टर, तीसरा रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक स्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये 4 चीज़ों पे पढ़ना चाहिए। और डाइपोल अलग से पढ़ना चाहिए और साथ में कंडक्टर पढ़ना चाहिए। तो डाइपोल, कंडक्टर, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की तैयारी करिए तो डाइपोल के 3-4 सवाल लगाइए, तो 2-3 सवाल कंडक्टर के लगाइए, 2-3 सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के लगाइए। तो इससे क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट कवर। अब हमने ये सवाल क्यों चूज़ किया, इस सवाल की मुझे लगता है कि नीट 2024 में इस तरीके के कोई भी सवाल आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि मेरा डेटा वहाँ पे मैच करे, डेटा कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने बुलेट दिए, अब बुलेट को इन्होंने एक्सेलेरेट कराया, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब आपको भी मालूम है वर्क डन बाई ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करी तो वो थ्रू द वर्क डन होगी। और यहाँ वर्क डन के लिए क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब आप वर्क डन लिखते हो तो आपको याद है क्यू डेल्टा वी होता है, बस आपको क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर करना है। हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया और देखिए हर चीज गिवन है, चार्ज गिवन है 2 माइक्रोकूलम और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मास हमें 2 ग्राम गिवन है, वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड गिवन। तो हमसे वैल्यू रख देते हैं, देखिए 2 × 10⁻⁻⁶, ये हमारा डेल्टा वी है, ये हाफ हो गया। 2 ग्राम आपको 2 × 10⁻³ kg, वी हमारा 10 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप तुरंत आपका दिमाग जानना चाहिए, देखिए -6 ये है, ये -1 हो जाएगा और इधर -6 इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी -1 है और 10⁻+6 हो जाएगा तो 10⁵ हो जाएगा। तो डेल्टा वी अगर आप देखो तो 1/2 × 10⁵ आ रहा है। 10⁵ मतलब कितना हो गया, 1/2 0.5, तो 0.5 × 10⁵ मतलब 5 × 10⁴, 50 किलो वोल्ट आंसर आ गया। आगे इसको भी कोशिश करिए और जल्दी लगाइए, मैंने तो फिर भी आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले लिया, आप और जल्दी लगाइए। नीट में सवाल आराम से लगाने की जरूरत नहीं, जितना फास्ट लगाइए उतना। और आपको पता है यही सवाल उस दिन पता नहीं आपको क्या होगा, आई डोंट नो। मैं सारे बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं कि ऐसे जिनके बारे में हम लोग कभी कभी ओपिनियन रखते हैं यार इनको सेलेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उस दिन इतना प्रेशर होता है कि पता चला यही सवाल गलत हो गया, 2 की जगह कुछ और लिख दिया, वेलोसिटी की जगह कुछ और लिख दिया। क्योंकि आदत अभी से बनाइए, छोटे छोटे सवाल लगाओ, जितने छोटे सवाल लगाइए उतना फायदा आपको। नेक्स्ट देखिए, हाँ, वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए, बड़ा आसान सवाल, इसमें कुछ करना नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखा हुआ है, पढ़िए जल्दी से। वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस में कहीं भी मूव करोगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसमें तो कोई टाइम लगना नहीं। और मनाइए कि यही सवाल 2024 में आ जाए, ऐसी सवालों की ज़रूरत है वहाँ पे, राइट।
नेक्स्ट, फिर देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि डाइपोल पे सवाल कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की। बताइए, मैंने ये एक डाइपोल का फैक्ट बेस्ड सवाल है, ये हर आदमी को पता है, चाहे वो बोर्ड में पढ़ता हो, चाहे वो कैसे भी पढ़ता हो, ये जरूर पता होगा कि डाइपोल की फील्ड एक्सिस पर और डाइपोल की फील्ड उसकी इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे कितनी होगी, और उसका रेशियो आपको याद है, एक्सिस पे ज़्यादा होती है और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं आप डाइपोल एक्सिस से, जो परपेंडिकुलर वहाँ कम होती है। आपको याद क्या रखनी चाहिए, उधर ज़्यादा, एक्सिस पे ज़्यादा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कम, ये ज़्यादा कम याद होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने एक्सिस पर फील्ड की वैल्यू ई ले ली तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे E/2 लिखेंगे, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। सेम डिस्टेंस पे अगर फील्ड को कंपेयर करेंगे तो जितनी आपकी एक्सिस पे है उसकी आधी होनी चाहिए, या अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ई ले ली तो एक्सिस पे ट्वाइस ही कर दीजिए, राइट। तो आई होप इसमें आपको आंसर समझ में आ गया, आप इसको देख के लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 charges are arranged on the vertices of equilateral triangle as shown. Dipole moment of the combination। ये मैक्सिमम बच्चे इस सवाल को या तो इग्नोर कर देंगे, ये मानते हैं कि उनको आता है, मैं भी मानता हूँ आपको आता है, लेकिन तब भी इस सवाल को इज्जत दीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि नीट में कौन सा सवाल कब आ जाए। अब आप बताओ, इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट इटसेल्फ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन -q से +q होती है, राइट। अगर -q से +q होती है तो आप बताओ दो डाइपोल बन रहे हैं, एक -q से +q वाला ये बन रहा है और दूसरा डाइपोल -q से +q वाला वो बन रहा है। देखिए दो डाइपोल बन गए, -q में नहीं, उधर बनाइएगा, देखिए दो डाइपोल ये बन गए, एक इधर से बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, और दोनों के बीच के एंगल अगर आप देखो 60 डिग्री। अब ये रटा होना चाहिए कि दो इक्वल वेक्टर्स अगर 60 डिग्री पर हैं तो उनकी रिजल्टेंट वैल्यू √3 टाइम्स होती, √3 टाइम्स होती है। वो रूल बना लो, मतलब याद करके ही जाना चाहिए, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले तो याद ही होने चाहिए। तो बताओ ये 60 डिग्री पर है, अगर मान लो नहीं आते तो क्या करें, तो ठीक है भाई, आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा लीजिए। पी इफेक्टिव कैसे लगाएंगे, p स्क्वायर प्लस 2pp cos 60 की वैल्यू हाफ हो गई, 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 3p स्क्वायर, तो √3p इसका आंसर आ गया, और बाद में p की जगह आप q × d लिख दीजिएगा, ये आपको वैल्यू पता जी। और साथ में अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो फिर डायरेक्शन बता दीजिए इस साइड आ रही होगी, क्यों, इन दोनों के बीच में से तो आएगी और इधर ही आएगी। 30 डिग्री पे इधर से देखेंगे तो कुछ और एंगल आएगा, वो भी आप एंगल बता सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, electric dipole has a magnitude of charge q and dipole moment p. It is placed in a uniform electric field. अब dipole को एक external uniform field में आपने रख दिया, ठीक। फिर if its dipole moment is along the direction of field, the force on it and its potential energy are the respective बतानी है। फोर्स तो आपको देखते ही पता चल गया, क्योंकि डाइपोल में आपको पता है -q और +q दोनों चार्ज हैं, और अगर फील्ड की डायरेक्शन में आपने रखा है ये फील्ड है, तो फोर्स तो आपको पता ही चल गया, चेक कर लीजिए। अगर फोर्स की वैल्यू आप चेक करो तो 0 आ रहा, और आपके ऑप्शन में 0 कहीं नहीं दिया एक्सेप्ट डी पर, तो बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फिर भी आपको पता है कि डाइपोल जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगर आप देखो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है बनाओ तो ये P है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको याद है, P.E होता है, P.E लिखते हैं, और अभी P और E के बीच में एंगल 0, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई -P, और वर्क डन क्या, फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, क्यों, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे इधर लगेगा, दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स 0 आएगा। अब आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे इतना इजी पेपर थोड़ी ना आता नीट का। आप देख लीजिए
पिछले बार भी इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत इजी सवाल आए थे। ये हम लोग प्रैक्टिस करते समय, पढ़ते समय बड़े अच्छे सवाल लगाते हैं, काफ़ी टफ सवाल भी लगाते हैं, लेकिन नीट वाले तो कुछ और ही पूछते हैं। ये सब बातें मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनके लिए मैं चाहता हूँ कि उनके एक मिनिमम कम से कम 620-625 मार्क्स हैं। जिन बच्चों के मार्क्स ऑलरेडी 670, 680, 690 आते हैं टेस्टों में, उनको तो कोई चिंता नहीं है, वो चाहें तो इससे बड़े भी सवाल लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चे थ्रेशोल्ड पर रहते हैं, 580, 590 पर रहते हैं, उनके लिए बड़ा दुख होता है कि जरा सी मेहनत के चक्कर में, जरा सा थोड़ा अगर उन्होंने मेहनत कर ली होती तो या तो आपके नंबर आए तो फिर 620 के ऊपर ही आए, तो कम से कम आपको पूरे साल वेट तो नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि जितने छोटे सवाल लगाइए उनको स्पीड में लगाइए। जब आप स्पीड में लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि हमें वहां पे टाइम की बड़ी कमी होती है, टाइम को बचाना है, चाहे जैसे बचाना है। नेक्स्ट सवाल बताइए, मैंने क्या बोला था? डाइपोल, कंडक्टर एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। बस आपको इसी अंदाज में पढ़ना चाहिए। लिखिए जरा, देखिए अगला सवाल देखिए क्या है। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए चार्ज क्यू इज ज्वाइंट टू ए अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, द चार्ज फ्लोइंग बिटवीन देम वुड बी। ये बड़ा फेमस सवाल है। अगर आप कंडक्टर में कुछ जानने की कोशिश करिए तो कंडक्टर की फील्ड आ जाए, कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर की बात हो रही, स्फेरिकल कंडक्टर की फील्ड आ जाए, इनसाइड आउटसाइड वाली, सरफेस वाली, सरफेस कंडक्टर मतलब स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल आ जाए, और अगर दो कंडक्टर को आपस में टच कराएं या कनेक्ट कराएं, उससे रिलेटेड एक दो सवाल, उसी से रिलेटेड मैंने आपको ये सवाल दिया कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए चार्ज क्यू इज ज्वाइंट टू अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। एक का देखो रेडियस r है और दूसरे की 2r है, तो दोनों की रेडियस मैंने अलग अलग दी है, और मुझे लगता है कि यह सवाल एग्जाम में आना चाहिए। अब आप इसको टच कराओ या वायर से जोड़ो या कैसे भी करो, और आपका कंसेप्ट क्या है? चार्जेस हमेशा तब तक फ्लो करते हैं जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे किसी टंकी में पानी ज़्यादा भरा हो, उसके साथ एक छोटी टंकी और अटैच कर दो और बीच में दोनों टंकियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कोई ट्यूब वगैरह लगा दो, तो पानी तब तक फ्लो करेगा एक टंकी से दूसरे टंकी जब तक पानी का लेवल ना सेम हो जाए। इस बात की चिंता नहीं कि वो पतली टंकी थी या मोटी टंकी थी। सिमिलरली यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो बड़ा स्फीयर है, उसकी रेडियस 2r है, उसकी कम है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना है कि चार्जेस तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब आप मुझे बताओ मैं कैसे लगाऊं इस सवाल को। अब देखिएगा कैसे लगाना, एक लाइन में आंसर बताना है। अगर इसमें क्यू चार्ज था, पहले से जरा आप देखिए स्फीयर r वाले में चार्ज क्यू था, इसमें से क्यू नॉट निकल गया, कहाँ गया? वो आया तो इसी के पास। क्यों? आपने इसको टच किया तो क्यू नॉट इससे कम होगा, इसमें क्यू नॉट चला जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। टच करने के बाद मैं पोटेंशियल की वैल्यू देखिए लिखने जा रहा हूं, के क्यू माइनस क्यू नॉट अपॉन आर, और यहां पे लिख देता हूं के क्यू नॉट अपॉन 2r। तो आपको करना क्या है? जब भी कोई सवाल है, कोई भी चार्ज दिया, अभी तो यहां पे अनचार्ज था तो हमने 0 ले रखा था, मान लो पहले ही से यहां पे भी कोई चार्ज होता तो उस चार्ज में ये क्यू नॉट आप उठा के ऐड कर देते। जैसे मैंने वहां पे जो चार्ज था उसमें से क्यू नॉट सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्यू नॉट बढ़ा है, बस आपको यही करना है। कोई भी सवाल हो उसमें से क्यू नॉट कम कर दो, इसमें से क्यू नॉट बढ़ा दो, और बाद में पोटेंशियल के सरफेस का फॉर्मूला आपको पता है। स्फेरिकल कंडक्टर के पोटेंशियल के पोटेंशियल का सरफेस पे क्या होता है? के क्यू बाई आर। अब बस के क्यू बाई आर आप लगाइए, देखिए के बाई आर कैंसिल हो गया, क्यू माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू, देखिए क्यू नॉट बाई 2 हो गया। देखना आर कैंसिल करना, 2 मत करना। आ गया? बताओ इससे क्या हो गया? अब ये क्यू नॉट उधर चला गया, ये 3 क्यू नॉट बाई 2 आ गया, तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 क्यू बाई 3।
इसके लिए जो चार्ज फ्लो हुआ वो 2q/3 है। अब बताओ चार्जिंग के बाद जब टच करा लिया या कनेक्ट कर दिया उसके बाद कितना चार्ज बचा? q में से 2q/3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहां पे q/3 बचा, जबकि पहले कैपिटल Q था, अब q/3 बचा। इसमें पहले था ही नहीं, 0 था, अब उसमें 2q/3 आ गया। तो इसमें कितने सवाल बन सकते हैं? इसमें मालूम दोनों का रेशो पूछ सकते हैं कि कनेक्ट करने के बाद दोनों चार्ज का क्या रेशो आया। इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं दोनों कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या है। उसका तो जवाब ही बड़ा आसान है, 1:1 हो गया। तो इस तरीके के काफ़ी सवाल बन सकते हैं और ढूंढ ढूंढ के लगाइए, कहीं मिल जाए कंडक्टर के 2-4 सवाल और लगा लेते हैं। इसीलिए मेरा आज का सेशन करने का एक ही मकसद है कि मैं आपको कुछ वैरायटी पे जानबूझ के फोकस कराना चाहता हूँ कि नीट में बहुत वैरायटी नहीं आती, नीट में लिमिटेड वैरायटी आती, बट उन वैरायटी पे उस दिन आपकी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए मक्खन की तरह, पढ़ा नहीं आंसर आ गया। बहुत बार लोगों के दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा आ गया तो भाई अब कैसा आ गया वैसा आ गया, इसका सोचने का वक्त नहीं है। यहाँ पे आपको टीचरों पे रिलाई करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग की गट्स फीलिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। 45 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन में हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके पढ़े हुए नहीं आ सकते हैं, बाकी आप मैक्सिमम मान के चलिए पढ़े हुए आएंगे। ये हम इतने सालों से पढ़ाने के बाद मैंने ये बात कही है कि नॉर्मली हम टीचर्स जो आपको क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं वो मोर और लेस एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। और स्पेशली मैं वेदांतु में मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा ये सेशन जो बच्चे देख रहे हैं उनको इस बात का एहसास है, जिन्होंने हमसे पढ़ा है और जो देख रहे हैं, कि मैं केवल उसी थीम पे सवाल लगाता हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाली। अगर कोई सवाल मुझे लगता है कि एक लिमिट से ज़्यादा टाइम लेगा तो मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि भाई शायद थोड़ा हम लोग को देख लेना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए। आराम से सवाल बताइए। अब ये सवाल हमने एक थ्योरेटिकल सवाल भी डाला, एक न्यूमेरिकल था, एक थ्योरेटिकल देख के डाला। 2 concentric metallic spherical shells are given unequal positive charges, ठीक। कंसेंट्रिक भी है, मेटेलिक भी है, शेल भी है। चाहे तो मैं आपके लिए एक हल्का सा डायग्राम बना सकता हूँ, ऐसे बना दी, एक ही सेंटर है और 2 शेल बना दी। अब आप जरा एक एक ऑप्शन को आराम से पढ़ लीजिए। आउटर स्फीयर इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल, inner sphere is always at higher potential, both the sphere are at same potential, no prediction can be made about their potential unless the actual values of charges and radii are known। अब बताओ भाई क्या कर सकते हैं। उन्होंने अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस गिवन है, ठीक, पॉजिटिव भी गिवन है, इस पे भी चार्ज गिवन है, उस पे भी गिवन है, और आंख बंद करके एक सीधा सा बात, अंदर का पोटेंशियल ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि कंडक्टर में जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो अंदर के हर पॉइंट पे होता है। अगर मैं यहां पे लिख दूं ये 10 वोल्ट है और ये मान लो 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, तो बहुत सारे लोगों को देखने में लग रहा होगा 10 वोल्ट ना, ये वैल्यू 30 वोल्ट है। इसका मतलब ये 10 नहीं 30 है, और बाहर वाला जो आपको 20 दिख रहा है 20 से स्लाइड से ज्यादा ही मान के चलिए, लेकिन ये कंफर्म है कि ये 30 है। तो इसके लिए इनर सरफेस जो होते हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होते हैं। अब ये चीज जब आप सवाल लगा रहे थे, पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये आपको याद थी। अब एग्जाम वाले दिन आपके दिमाग में बड़े कंफ्यूजन आएंगे, अच्छा यार इनर वाला ज्यादा था कि आउटर वाला ज्यादा था, क्या था। और वहां आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका, प्रैक्टिस पहले से करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और कोशिश करिए एक बार में आंसर बता दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने अपने स्टूडेंटों में पूछ के देखा है कि जब सवाल उनका जल्दी लग जाता है तो भी वो अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं कि मुझसे इतनी जल्दी क्यों लग रहा है। अभी तक आपने देखा मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं बताया जिसमें रिगरस इक्वेशन लिखी हो, वैल्यू लिखी हो, सिर्फ आपको थीम में बता रहा हूँ कि ये थीम है,
ये सोचिए ये आंसर आ जाएगा। फिजिक्स ऐसे ही चलती है। फिजिक्स में बहुत फॉर्मूले पढ़े नहीं जाते हैं, एक लिमिटेड फॉर्मूलेस होते हैं, उन्हीं पे काम चलाइए। अब बहुत बार होता है कि आप बड़े बड़े फॉर्मूलेस याद करते रहते हैं। भाई 45 क्वेश्चंस आने हैं, क्वेश्चन भले 50 आने हो, लेकिन करने आपको 45 ही है ना। तो क्यों आप इतने फॉर्मूले पढ़ के जाइए कि कई सालों का पेपर जो है एक ही साल में सब कर लीजिए, ऐसा नहीं होता भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस बार आपने देखा होगा, अभी पिछले साल जो है डाइपोल पे एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे सवाल आया, तो वो अभी हम PYQs में भी आपको दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक ऐसी बात है, जब आप पढ़ते हो तभी आइडिया लग जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पे फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होती। टॉर्क 0 हो सकता है, एक सर्टेन कंडीशन में 0 हो सकता है, लेकिन फोर्स कभी नहीं 0 हो सकता। आप पहले ऑप्शन चेक कर लो, बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। ओनली फोर्स, नो टॉर्क, ओनली टॉर्क बट नो नेट फोर्स, नो टॉर्क नो नेट फोर्स। बताइए क्या लिख सकते हैं? भाई नेट फोर्स तो होगा, ये तो कंफर्म है, नेट फोर्स तो होगा। अब आप देख लो इसमें नेट फोर्स वाला कौन सा ऑप्शन है। नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स तो कैंसिल आउट करो, ये दोनों तो जाने दो। अब यहां ओनली ए फोर्स बट नो टॉर्क, ये भी गलत है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन बहुत क्लैरिटी से नहीं लिखा है, और इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। लेकिन बाकी तीनों को देखते हुए वो ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन 50 क्वेश्चन में किसी एक या दो क्वेश्चन के साथ आएगी। नीट के पेपर में कोई नहीं जा रहा है उस दिन करेक्शन कराने, आपको ऐसा कहीं लगेगा कि यार मेरे को लगता है 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो उसमें भी आपको लॉजिक लगा के देखना होगा, जिसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सवाल मेरा रखने का केवल एक ही मकसद था कि देखने में अजीब सा लग रहा था, हमने इसको कैसे रूल्ड आउट किया। नो नेट फोर्स गलत, नो नेट फोर्स गलत, नेट फोर्स तो होना ही है, तो ये 2 तो गलत हो गए। ओनली ए फोर्स बट नो टॉर्क, ये टॉर्क तो होना ही है। टॉर्क 0 हो सकता है, ऐसा नहीं कि टॉर्क नहीं हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है, ये पार्शियली मे बी करेक्ट, लेकिन उससे बेटर है ये ऊपर वाला लिखते हैं। तो ऐसी कभी कभी सवालों में क्लैरिटी वाइज देखा जाता है कि यार ये ऑप्शन जो है उसमें क्लैरिटी ज़्यादा है, इस ऑप्शन में थोड़ी क्लैरिटी कम है। तो बायो में तो अक्सर हो जाता है, तो फिजिक्स में कभी ऐसा हो तो आप कोशिश करिएगा कि जहाँ ज़्यादा क्लैरिटी मिले उसको एक्सेप्ट करिए। ये सवाल हमने आपकी लिए इसीलिए रखा है कि कभी कभी ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जहां आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और चाहिए होती है, लेकिन दी नहीं जा सकती, जो है उसी में काम चलाइए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये सवाल देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा आसान है, वाकई में आसान है, लेकिन आप जरा आराम से पढ़िए, पहले पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एट एक्सियल पोजिशन इज ई इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 90 डिग्री अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विल बी। अब देखिए सवाल कितना इंटरेस्टिंग है कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, आपने यहां पर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करी, देखिए लिखा है फ्रॉम इट्स सेंटर एट एक्सियल पोजीशन पे आपने देख ली ई है। अब इस डाइपोल को आप रोटेट कर रहे हो, और किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो? आपने देखा एक्सिस आपने ये बोली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही वाला लो,
ये वाला भी तो ले सकते हैं, तो ऐसे क्रॉस या डॉट बना दीजिए, या डॉट बना दीजिए, ऐसे भी तो बन सकता है, बाहर की तरफ निकल रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने बाहर वाला ले लिया तो आपने इसको रोटेट करा दिया। अगर रोटेट कराया तो ये माइनस क्यू यहां आ गया, प्लस क्यू ऐसे आ गया, पॉइंट वही है। अगर ये माइनस क्यू प्लस क्यू है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट बन गया। इसके अंदर जितनी फील्ड पहले थी उसकी हाफ हो गई। अब हाफ पूछने का अंदाज बदल दिया आपने, डाइपोल को रोटेट करा दिया। पहले क्या होता था, डाइपोल वहीं रहता था, हम 90 डिग्री टर्न होके आ जाते थे। अब की बार हमने डाइपोल को टर्न करा दिया। ये भी एक नया तरीका है आपसे सवाल पूछने का। और इस बार जो प्रैक्टिकल्स उसमें उन्होंने ऐड करें तो मुझे लगता है कुछ टेक्निकल सवाल आपको इस लेवल के पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये एक और सवाल आप देखो मैंने रखा है। ये मेरा एक गेस वर्क भी कह सकते हो, और मेरा अपना एक अनुमान है कि 2024 में जो इलेक्ट्रोस्टैट के सवाल आने हैं, वो अभी तक मैं आपको जितने सवाल करा रहा हूँ ये मैंने अपनी तरफ से पिक किए हुए सवाल हैं। इनका अभी PYQ से कोई लेना देना नहीं। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें आप देखिएगा, लेकिन मुझे लगता है इनमें से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। 90% लोग तो इसको उससे लगाते हैं, फॉर्मूले से, ठीक। आप बता दी क्या होगा अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को जितना पास लाएंगे, क्या वो अपने आप आएंगे? उनको लाने के लिए किसी एक्सटर्नल आदमी को बोलना पड़ेगा भाई लेके चलो। तो इसका मतलब जितना एक्सटर्नल वर्क डन होता है उतनी आपकी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। या अगर आप फॉर्मूले से पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है, KQ1 Q2/R, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन है तो माइनस यहाँ पे भी आएगा, माइनस यहाँ पे भी आएगा, प्रोडक्ट बन के फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो R की वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम हो रही। तो R अगर कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए। फिर देखिए मेरा पूरा फोकस आपने देखा, कंडक्टर, डाइपोल एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैट। हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक की थीम को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कंडक्टर, डाइपोल एंड रेस्ट ऑफ द। तो ये आपको एक मेरा सुझाव है कि कोई बड़ा टॉपिक, बड़ा चैप्टर होता है तो उसको भी ऐसे डिवाइड करके उसके अंदर आप बैठ के पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा लगे। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड विद पोटेंशियल V, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द। ये मेरा सवाल नहीं है, ये नीट वालों ने पूछा हुआ सवाल है, मेरा नहीं है। देखिए आप ऊपर देखिए नीट लिखा है, ये मेरा सवाल नहीं, ये प्रीवियस ईयर सवाल है। और ये मैंने ईयर हटा दिए, ईयर कहीं कहीं डाले होंगे, सब में नहीं डाले, लेकिन ये सवाल आपके नीट में आया हुआ है। बताइए क्या आएगा, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is charged with potential V volt, then the electric field at a distance small r from the center of sphere। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पूछ ली होती तो मजा आ जाता, तो आंसर 0 ही आ जाता, लेकिन उन्होंने इनसाइड पूछी नहीं है। देखा आपने, ग्रेटर देन r लिखा है। अगर ग्रेटर देन r लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आउटसाइड निकालनी है, लेकिन फॉर्मूला बड़ा अजीब अजीब लिखा हुआ है। अब आप बताओ कैसे लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे दूँ, सेंटर से r यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, तो फील्ड आप बताओ कितनी आएगी, E बराबर KQ/r² लिखेंगे। आंसर में क्यों नहीं आ रहा है, ऑप्शन में क्यों नहीं है, ऑप्शन आपका V के टर्म्स में दिया, और V आपको पता है कि पोटेंशियल जो दिया है उन्होंने सरफेस का दिया है, वो कितना है, KQ/R। तो आपको यहाँ से KQ हटाना है, V इंटू R कर दो, ये V इंटू R अपॉन R² कर देना।
वी आर अपॉन आर स्क्वायर कर दीजिए। देखिए कोई आंसर आ रहा है? मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है आपका सी। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल, अब आप देखो ये नीट 2013 में आया था और इस सवाल के आने की फिर संभावना है। अब आप देखो पहले कैसे सवाल आते थे, फिर देखिए, आप देखिए ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक सीधा सा फंडा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, सीधा फंडा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, आप अपनी चाहो कॉपी में लिख लो, ये आपने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अब आप आंसर देख लो, बी पर कम होगा, सी पे उससे ज्यादा होगा, ए पे सबसे ज्यादा होगा। उन्होंने पूछा है, आंसर आ गया। हम आपको देखिए कितने छोटे सवालों पे ध्यान दिला रहे हैं, हम बड़े सवाल आपको नहीं करा रहे हैं, सिंपल छोटे छोटे सवाल करा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, मैक्सिमम एट ए लिख दीजिएगा, ठीक है। ए पे मैक्सिमम होगा, बी पे नहीं, ठीक है, ये नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। फिर बताइए, ये मेरा आपकी बार मानना है कि हो सकता है जैसे काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी एक्सेलरेशन के सवालों में हम थोड़ा बहुत कैलकुलस लगाते हैं, तो हो सकता है कि एक कैलकुलस बेस्ड सवाल बनता है, वो ये पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो 2 कूलाम चार्ज पे। देखिए सवाल पढ़िए, इन्होंने पोटेंशियल कैसे दिए, पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हुई है इन्होंने 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये एक पोटेंशियल सरफेस की वैल्यू। अब आपको यहाँ पर Ex बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लगाना है और Ey बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई लगाना। उसके बाद E निकालना है अंडर रूट Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर और बाद में फोर्स को Q इंटू E लिखना है। इतना काम करना है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते समय, अब जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y को एज ए कांस्टेंट मानिएगा। तो बताओ डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, 6x में 6 आ जाएगा। फिर आप बताओ 8xy में 8y हमारा कांस्टेंट हो गया, x आ गया, तो यहाँ पे माइनस 8y। फिर आगे आप बताओ 8y लिखा, उसमें x है ही नहीं तो उसको 0 कर दिए, 6yz में कुछ नहीं है, x है तो भी 0 कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ रही है 6 माइनस 8y। और एक और काम अभी करिए, इन्होंने कोऑर्डिनेट 1,1,1 दिए, तो मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट 1,1,1 पे निकाले। इसका मतलब y की वैल्यू 1 है। मैं अगर यहाँ y की वैल्यू 1 रख दूँ तो 6 माइनस 8 y की जगह 1 रख दूँ, ये -2 आ रहा है। देख लीजिए कि मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। इसी तरह डेल वी बाई डेल वाई करिए, आइए डेल वी बाई डेल वाई कर दीजिए, कितना आ रहा है जरा मुझे बताइएगा जल्दी से। 6x का तो कुछ आएगा नहीं कि उसमें y है ही नहीं, 8xy में 8y आ जाएगा माइनस 8y, यहाँ पे देखिए कितना है -8 और यहाँ पे 6z। फिर आपको दोनों जगह y की जगह 1 और z की जगह 1 रखना। डिफरेंशिएट करते समय ध्यान रखेंगे जिसके रेस्पेक्ट में बोला है उसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा इसमें z भी है तो डेल v बाई डेल z भी लेना पड़ेगा। भाई देखो इसमें z भी दिया है तो मैंने देखा नहीं था, तो यहाँ पे डेल v बाई डेल z भी लीजिएगा। और इसमें 3 डायमेंशनल हो गया तो Ez का स्क्वायर भी लेंगे, वो भी निकाल लेते हैं। फिर आप बताओ y की वैल्यू 1, z की 1, तो ये -8 16, ये +6, देखो ये -10 आ गया। इसी तरह डेल v बाई डेल z कर दो। z आप देख लो 6x में नहीं दिया है, 8xy में नहीं दिया है, 8y में नहीं दिया, केवल 6y 6z में दिया है, तो वहां पे उसका डिफरेंशिएशन -6y आएगा और y की जगह 1 कर देंगे तो ये -6 आ गया। इसका मतलब Ex की वैल्यू हमारी 2 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4,
6 का स्क्वायर 36, 100, 4, 36, तो रूट 140 आ गया और चार्ज की वैल्यू इन्होंने 2 दिए तो क्या वैल्यू आ गई, Q इंटू रूट 140 और Q की वैल्यू 2 है। 140 को अगर आप देखो तो 35 इंटू 4 लिख सकते हो, तो ये 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये 4 रूट 35, ये आंसर आ गया। ये सवाल अच्छा है और ये आपने पहले पढ़ाई करते समय भी किया हुआ है, और इस तरीके के और भी सवाल देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, a conducting sphere of radius r is given a charge q, the electric potential and electric field at the center of sphere respectively। फिर देखिए कंडक्टर पे सवाल आ गया, कंडक्टर का पोटेंशियल और कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे। जिस साल ये सवाल आया था उस साल इलेक्ट्रोस्टैट से कुछ भी नहीं पूछा था, यही सवाल पूछा था। अब इस सवाल में क्या इंपॉर्टेंट बात है, केवल फील्ड और पोटेंशियल बताना है, और वो भी सरफेस से बतानी, अंदर नहीं बतानी है। तो इसमें एक गलती ये हुई थी, लोगों ने क्या किया था, अंदर वाली फील्ड बता दी। तो अंदर की फील्ड नहीं बतानी, केवल आपको सरफेस पे बतानी और सरफेस का पोटेंशियल बताना। तो वो आपको याद है KQ/R², और पोटेंशियल KQ/R होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज द अनदर बढ़िया क्वेश्चन आया था, 2015 का है। अगर आप थोड़ा सा याद करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको पढ़नी है, एक मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कौन कौन से पढ़नी चाहिए। एक रिंग चार्ज की पढ़िए, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की पढ़िए, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की इनसाइड आउटसाइड, और एक कंडक्टिंग स्फीयर की, राइट। दो दो चार ही हो गई। एक आप प्लेन शीट की, प्लेनर शीट की पढ़ सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। हॉलो स्फीयर की फील्ड बिल्कुल वैसी होगी जैसे कंडक्टिंग स्फीयर की होती। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता है। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड होती हैं, लेकिन हमें नीड के हिसाब से जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पढ़नी चाहिए। अब आप देखो इस सवाल को क्या खास बात थी, इस सवाल में इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AR दिया है, और उन्होंने पूछा है अ चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस अल्फा दिया है या R दिया है, सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाई। केवल इतना बताना है कि जो अंदर चार्ज है उसकी क्या वैल्यू है। तो बेस्ट पार्ट क्या था, अगर आप देखो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो, अगर आपको सॉलिड स्फीयर की इनसाइड की फील्ड याद हो, अगर ये सॉलिड स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, अगर इसके सेंटर की फील्ड आपको याद हो तो E बराबर ρr/3 एप्सिलॉन नॉट होती, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट होती। आप अगर गौर से देखिए तो ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो यहाँ पे ρ/3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कर दीजिए। हो गया सवाल, मैंने कुछ भी नहीं किया। ρ/3 एप्सिलॉन नॉट को इज इक्वल टू ये जो इन्होंने स्मॉल a दिया इसी के बराबर इक्वेट कर दी। निकालना क्या है, हमें चार्ज निकालना है। रो को हम बाद में क्या लिख सकते हैं, Q/4/3 पाई r³। इनका r यहाँ पे इन्होंने इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया, तो आप ये ले लीजिए। इसके अंदर ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिंपल a के बराबर है, और रो की जगह Q/4/3 पाई r³ इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू a। नाउ Q की वैल्यू आ गई, 3 कैंसिल कर दीजिए, देखिए Q की वैल्यू आ गई। हो गया, सिंपल ये लगाना था, कोई हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में उठाया, उसकी वैल्यू को उठा के इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट सवाल, अब पैरेलल प्लेट, अब कैपेसिटर के भी सवाल हमने इलेक्ट्रोस्टैट में ही रखे हुए हैं। तो कैपेसिटर के बारे में हमारा मानना है कि एक तो कैपेसिटर में चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर C/V, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, और एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV²। अगर आप इन 3 बेसिक फॉर्मूलों से भी काम चलाना चाहें तो चला सकते हैं।
ठीक, आइए ये सवाल पढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू सेल ऑफ EMF E। अब EMF हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने EMF को कैपिटल V कह दिया। एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट a dielectric slab of dielectric constant K which can just fill in the air gap of the capacitor is now inserted into it. Which of the following is incorrect? पहले आप बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया। अब उस चार्ज कैपेसिटर को फिर मतलब आपने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जितना चार्ज आपने बैटरी से एक्वायर किया वो तो आपके पास ही रहेगा, कैपेसिटर के अंदर ही रहेगा, राइट। अब आगे बताओ, अगर आपने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, अब चार्ज कर दिया, मान ली इसमें प्लस Q0 चार्ज है, पोटेंशियल आप इनिशियल मान लो V0 है, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालने जा रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती। आइए अब जरा पहला पार्ट पूछते हैं, इसको तो हमें ऑप्शन के हिसाब से ही बताना है। पहला ऑप्शन है द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, ये तो गलत हो गया। जितना चार्ज कैपेसिटर में पहले उतना ही बाद में रहेगा, इसका मतलब ये हमारे करेक्ट ऑप्शन में जा रहा है, इनकरेक्ट में नहीं है, ठीक। और आपसे इनकरेक्ट पूछा है। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज K टाइम्स। अब बताओ Q आपका वही है, अब Q बराबर CV के हिसाब से अगर आप सोचो, Q बदलेगा नहीं, बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक और आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक Q सेम रहेगा। C की वैल्यू बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर पूछा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीज K टाइम्स। अब एनर्जी स्टोर्ड में आप, मेरा सुझाव है कि आप ये वाला वर्जन लगा लीजिए, Q²/2C। Q चेंज नहीं हो रहा है, C की वैल्यू आपको पता है बढ़ रही है डाइलेक्ट्रिक डालने से, तो C बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ये भी करेक्ट है। अब आप बताओ गड़बड़ क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीज K टाइम्स, सही है। फिर पूछा है द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज, ये लिखा है ½ C² 1/K-1। आई होप दिस शुड बी द इनकरेक्ट वन, राइट। बाकी तीन तो आपको करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, यही वाला गड़बड़ हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल। नहीं, एक सेकेंड भाई, जरा मैंने देखा चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अच्छा चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज कंजर्व होना चाहिए, नॉट कंजर्व लिखा, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसका लास्ट वन भी सही है, फिर लास्ट वन निकाल के हमें दिखाना पड़ जाएगा, तो लाइए लास्ट वन हम करके आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक मिनट देख लीजिए, एनर्जी, चेंज इन एनर्जी पूछिए, एक सेकेंड। चेंज इन एनर्जी, इनिशियल एनर्जी अगर हमने Q²/2C ले ली, और फाइनल एनर्जी हम लिख लेंगे Q²/2CK, राइट। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो Q²/Δu अगर निकालेंगे तो Q²/2C कॉमन हो गया, और ये हमारा 1 - 1/K आ रहा है। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब जो नॉट कंजर्व लिखा तो वही इनकरेक्ट हो गया, तो और इजी था, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। चलो नेक्स्ट सवाल। ये हो गया हमारा दिस वन। हाँ, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट एन एंगल। देखिए नीट 2016 का सवाल, प्योर फॉर्मूला बेस्ड सवाल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा बार बार का स्टेटमेंट याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 पार्ट, कंडक्टर, डाइपोल एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट एंगल 30 डिग्री with an electric field intensity, it experiences torque equal to 4. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter, but everything is given. Now torque is equal to P/E sin theta. You just apply because they have given the torque दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, बाद में P की जगह Q into D कर देंगे, और उन्होंने दोनों डाइपोल के बीच की लेंथ भी दी 2 सेंटीमीटर, तो आप चार्ज निकाल सकते हो। पहले यहाँ टॉर्क की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, sin 30 हाफ होता है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी।
अब आप इसको बैठ के सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई। नेक्स्ट सवाल, फिर कैपेसिटर पे सवाल। कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड चार्ज एज शोन इन द डायग्राम, व्हेन द स्विच इज टर्न टू पोजीशन 2, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले कैपेसिटर पोजीशन 1 पे स्विच जब कनेक्ट था तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो कितनी एनर्जी आ गई, हाफ CV²। ठीक, पोटेंशियल की वैल्यू देनी है। अगर आपको कभी ऐसे सवाल लगाने हो तो एक तो तरीका आप सिंबल में लगा सकते हो क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। दूसरा तरीका होता है कभी कभी आप V की वैल्यू ले लिया, कि जैसे V की वैल्यू 10 वोल्ट ले लीजिए तो हाफ CV² किया, तो हाफ, और यहाँ पे C की वैल्यू 2 है, V का स्क्वायर मैंने 10 लिया तो 100 हो गया, तो इससे क्या हुआ, 100 माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। तो थोड़ा जल्दी लगाने का तरीका कि यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया, 100 माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर्ड हो गई, अगर आपने V की वैल्यू 10 वोल्ट ली। मान लीजिए आप नहीं लेना चाहते हैं तो V के टर्म्स में कर दीजिए, हाफ CV² एनर्जी होनी चाहिए, तो यहाँ पोटेंशियल V रहेगा, C की वैल्यू 2 है, हाफ CV² में इसका एनर्जी स्टोर्ड V² ही हो गई, आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप ये पोटेंशियल मतलब स्विच जो है पोजीशन 2 पे ले जाएंगे, अब यहाँ से चार्जेस फ्लो होना शुरू होंगे। कब तक फ्लो होंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब यहाँ पे कितना चार्ज है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही है कि कितना चार्ज लें। तभी मैंने आपसे कहा था V की वैल्यू 10 वोल्ट ले लीजिए। अब 10 वोल्ट लेने से क्या होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। कैसे, चार्ज कितना हो गया, C × V, 20 माइक्रो कूलम हो गया। अब 20 माइक्रो कूलम हमने ले लिया सवाल को ईजी करने के लिए। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे V की वैल्यू 20 ले लें, 10 ले लें, 5 ले लें, जो मन है वो ले लिया, निकालना तो रेशो ही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। V की आप कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन थोड़ा जल्दी करने का तरीका ये होता है कि आप ये कर सकते हो, राइट। अब आप इसमें क्या कर सकते थे, अगर मैं V की वैल्यू 10 ले लूँ, मैं V की वैल्यू 10 लेके करता हूँ, अगर ये 10 वोल्ट ले लूँ, ये अज्यूम करा है, ये कोई दिया नहीं है, ये सवाल में नहीं दिया है, मैं अपने सवाल को जल्दी करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, चार्ज कितना स्टोर्ड हो गया, अगर आप Q0 देखो तो 2 × 10 20 माइक्रो कूलम आ गया। अब हमें पता है कि चार्जेस विल फ्लो टिल दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब यहाँ से आप बताओ, Q0 था, इसमें Q0 माइनस Q कर दें और इसमें Q कर देते हैं। Q चार्ज फ्लो करके कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक लाइन में आप यहाँ पर लिख दीजिए 20 माइनस Q/2 इज इक्वल टू, आपने लिखा है Q/8। अब जरा सा 10 लेने से आपकी स्पीड बढ़ गई। अब यहां से देखिए 2 कर दीजिए, ये 4 आ गया। अब बताओ, ये 20 है, ये Q इधर आएगा, Q+4 के साथ 5Q/4 हो गया। अब बताओ 5 से ये 4 चला गया, Q की वैल्यू आ रही है 16 माइक्रो कूलम। अगर 16 माइक्रो कूलम आ रही तो इसमें आप मुझे बताओ, 20 पहले था, 16 चला गया, यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम बचा, इधर 16 माइक्रो कूलम हो गया। अब सवाल में पूछा क्या, अब आप देख लो, द परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड। पहले कितनी एनर्जी थी आपको याद है, 100 जूल थी। इस समय कितनी एनर्जी है स्टोर्ड वाली, तो पहले जो एनर्जी स्टोर्ड थी जब स्विच 1 पे पोजीशन में था वो लिख लिया 100 जूल। अब इन दोनों की एनर्जी निकाल लेते हैं। अब इन दोनों की एनर्जी निकालने के लिए क्या करें, सिंपल सा जवाब बताओ भाई। यहाँ पे आपको चार्ज मालूम है 4 माइक्रो कूलम, उधर का 16 माइक्रो कूलम, दोनों की कैपेसिटेंस पता है, तो एनर्जी स्टोर निकाल लेते हैं। जरा आइए, जरा एनर्जी स्टोर निकालने के लिए हम जरा स्लाइड चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट वाले की एनर्जी स्टोर्ड 4 माइक्रो कूलम का स्क्वायर अपॉन 2 × 2, बताइए कितना हो गया, 16/4 कितना आ गया, 4 माइक्रो जूल। दूसरे वाले की एनर्जी स्टोर्ड बताइए, यहाँ पे हमारा 16 माइक्रो कूलम आया था, तो 16 × 16 × 2 × 8 कर दिया। ये थोड़ा सा देखा, बड़ा सवाल हो गया। ये कितना आ गया, 16 माइक्रो जूल आ गया। हो गया, हमने दोनों की एनर्जी निकाल ली, राइट। द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर एनर्जी डिसिपेटेड, क्लियर।
अब इसका मतलब हो गया कि 20 माइक्रो जूल आपके पास पहले थी, और अब आप मुझे बताओ, यहाँ लगाने के बाद आपको समझ में आया कि भैया इसमें 20 माइक्रो जूल थी, इसी की एनर्जी डिसिपेटेड निकालनी है, सिस्टम की नहीं निकालनी। ये इन दोनों को क्लब नहीं करना है। जैसे ये उधर चला गया, जाने दीजिए। 20 माइक्रो कूलम इसमें थी, 20 माइक्रो जूल थी, सॉरी 100 माइक्रो जूल थी, और अभी आप देखो इसमें कितनी आ रही, हमने जो निकाली, सॉरी 4 माइक्रो जूल। 20 माइक्रो जूल थी, 4 माइक्रो जूल बची। इसके मतलब कितना डिसिपेट हो गई? 80% चली गई। 80% किसके पास चलेगी? दूसरे के पास चलेगी। अभी 80% कैसे निकालेंगे? 80% आप कैसे निकालोगे? 80% निकालने का तरीका, 20 में से 4 ही जूल बची है। मतलब 100 जूल हम लोगों ने कितनी ली थी? शायद 100 माइक्रो। देखो, आई एम सॉरी, एक सेकेंड। इनिशियल टोटल एनर्जी हमारी कितनी थी? 100 माइक्रो जूल। हाँ, और सॉरी, दोनों की, आई एम सॉरी यार, मैंने एक ही कैपेसिटर के लिए बोल दिया था, दोनों की जरा ऐड कर देना। ऐड करके जो फाइनल वाली एनर्जी वो चेक करो, कितनी आ रही है? 16 और 4 20 माइक्रो जूल। इसका लॉस कितना हुआ? अब 100 माइक्रो जूल में 20% बच रहा है, 20 माइक्रो जूल मतलब 20% बच रहा है, 80% लॉस हो गया। तो ये आंसर आ गया। थोड़ा लंबा सवाल है। अब इस लंबा सवाल क्या है कि एक तो आपको इसमें एनर्जी स्टोर निकालनी पड़ी, प्लस कॉमन पोटेंशियल निकाला हमने, कॉमन पोटेंशियल टेक्निक लगा के चार्ज निकाला, उसके बाद दोनों कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर निकाला। ये 2016, 17, 18, ये जो 2016, 17, 18 के पेपर थे, ये थोड़े अच्छे पेपर नीट में माने जाते हैं, और वहाँ उस समय इस तरीके के सवाल आते थे। तो उस समय इतना कट ऑफ हाई नहीं जाता था जितना आजकल जाता है, राइट। नेक्स्ट सवाल आइए। ये तो सवाल देखते ही बता दीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। देखिए डायग्राम देख ली जल्दी से फटाफट। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी। अब देखो सारे डायग्राम में देख लो, ए से बी जा रहा है, ए से बी सब में जा रहा है भाई। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, Q इंटू डेल्टा वी होता है, ठीक। वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू डेल्टा वी होता है, राइट। Q इंटू डेल्टा वी होता है। चलिए सबका वर्क डन निकाल लेते हैं, अपने आप ही आ जाएगा। Q लिखा रहने दीजिए। पहले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आ रहा है, दूसरे में भी 20 वोल्ट आ रहा है, तीसरे में भी A से B के बीच में 10, और उधर कितना है ये B अभी मेंशन नहीं किया तो हम कुछ कह नहीं सकते। D वाले में भी A से B कितना आ रहा है? 20 वोल्ट आ रहा है। नहीं, 10, 20, 30, 40, मैं ये मान के चलता हूँ ये 20 लिखा है, ये 40 लिखा है। A से B 10, 40 नीचे लिखा है, सॉरी, ये 10, 20, 30, 40, तो ये डिफरेंस आ रहा है 30 वोल्ट का। यहाँ पे देखो 10 और उधर 40 लिखा है, 30 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ, इन्होंने पूछा है मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव, तो मैक्सिमम वर्क बताओ भाई किस में आ रहा है? किस में आ रहा है मैक्सिमम वर्क? एक ही पोटेंशियल सरफेस, एक पोटेंशियल सरफेस से आप दूसरे पोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हो, तो वर्क डन की वैल्यू बता दो भाई। मेरे ख्याल से 10 ये है, 40 ये, 30 है, सॉरी 10 ये, 40 30 ये भी 10 है, ये 40 30, सब में हमारे ख्याल से 10 और 40 का डिफरेंस 30 आ रहा है, तीनों में ही 30 आ रहा है, चारों में 30 आ रहा है। तो इसका मतलब वर्क डन सब में सेम आएगा आंसर, वर्क डन सब में सेम आएगा। थोड़ा हमने नीचे इन्होंने 10 और 30 लिखा है, ऊपर 20 और 40 लिखा है, थोड़ा कन्फ्यूजन ये था। ये 10 है, ये 40 है, डिफरेंस आपका 30 आ रहा है, सब में 30 आ रहा है, इसलिए वर्क डन वुड बी सेम। चलो नेक्स्ट। अभी आपने देखा
अभी इसके पहले एक जो सवाल हम लोग लगाया उसमें क्या था कि एक कैपेसिटर चार्ज कर लिया था, उसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया तो पैरेलली बना, तो एनर्जी हमेशा लॉस ही होगी। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। भाई कुछ एनर्जी हीट में भी जाएगी, लॉस में भी जाएगी, तो अगर लॉस में जाएगी तो जो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बताओ भाई, अच्छा इसमें वैल्यू भी पूछी है, इंक्रीज बाई ए फैक्टर 2, डिक्रीज बाई फैक्टर 2, इंक्रीज बाई फैक्टर 2, रिमेन्स द सेम। ये तो बढ़िया सवाल हो गया भाई। हाँ? अब क्या करा जाए भाई? अब आप बताइए, जल्दी से फटाफट लगाइए, बताइए। कैपेसिटर चार्ज बाई बैटरी एक हम लगा देते हैं। एक तो तरीका है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। याद है डायरेक्ट फॉर्मूला? और मेरा कहना है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की बजाय आप हमारी तरह लगा लीजिए। मान लीजिए कैपेसिटर चार्ज है, इसकी कैपेसिटेंस भी सी ले लीजिए, आइडेंटिकल लिखा है, ये वी नॉट है। शुरुआत में जैसे ही स्विच डाउन करेंगे तो वी नॉट बाई 2 यहाँ हो जाएगा, वी नॉट बाई 2 यहाँ हो जाएगा, हो गया वी नॉट बाई। इसके अंदर इनिशियल एनर्जी अगर हम लिखें तो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, फाइनल एनर्जी अगर हम लिखें तो हाफ सी वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 कर देते हैं, दोनों का लिख देते हैं। तो ये देखिए सी वी नॉट स्क्वायर बाई 8 आ रहा अंदर, ये 2, ये सी हाफ 1 बाई 4 सी वी नॉट स्क्वायर आ रही। इसका ये मतलब हुआ कि जितनी एनर्जी हमारे पास स्टोर थी उसकी आधी स्टोरेज में बची, आधी लॉस में चली गई। तो डिक्रीज बाई फैक्टर 2 सही रहेगा, जितनी है वो डिक्रीज हो गई, डिक्रीज बाई फैक्टर 2 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब बताओ ये इतना बड़ा सवाल, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E, और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जाना पसंद करेगा। क्यों? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट चलते हैं। इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field. The direction of electric field is now reverse. Keeping its magnitude the same, the proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton. बताए भाई, दोनों में जो फोर्स की वैल्यू वो तो दोनों में सेम है, Q इंटू ई, लेकिन एक्सेलेरेशन की वैल्यू बदल गई, QE बाई एम हो गया। अब देखो दोनों में, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो सेम है, तो चार्ज सेम है तो चार्ज की तो हम चिंता नहीं कर रहे हैं। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स आपको पता है Q इंटू ई आएगा। अब Q इंटू ई में E इंटू कर दो, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम है। अब इसको हम मास से डिवाइड कर देते, लेकिन मास दोनों का अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का मास अलग है, प्रोटॉन का मास अलग है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसलिए एक्सेलेरेशन ज़्यादा आएगा, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है उसका एक्सेलेरेशन कम आएगा। और उसके बाद आपको क्या लगाना है? सिंपल h बराबर हाफ AT स्क्वायर लगा दें, तो T बराबर बताइए क्या आ जाएगा? 2h बाई ए। इसके लिए दोनों को टाइम ऑफ फॉल करने में अलग अलग टाइम लगेगा। इन्होंने कंपैरिजन पूछा है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द, अब भाई ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेरेशन ज़्यादा है उसको कम टाइम लगेगा, तो स्मॉलर इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट, चलिए टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन है। अब आप देख लो, पहले 16, 17, 18 में इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर अच्छे सवाल बनाए जाते थे। अभी मैं 19 के बाद वाला कराऊंगा, जब कोरोना के बाद के सवाल हैं वो तो और वन लाइनर हैं, तो 1 मिनट में हो जाते हैं सारे सवाल, राइट। पढ़िए सवाल, पढ़िए जल्दी से पढ़िए, एक में पढ़ लीजिए। टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस
horizontal plane surface under the influence of uniform electric field due to the force Q, velocity V. Velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second. At that instant, the direction of field is reversed. The car continue to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and average speed of the toy car between 0 to 3 seconds respectively. काफी बड़ा सवाल है. चलिए बताइए कैसे लगाएंगे फटाफट. एक बार पढ़ लीजिए फटाफट. द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड. हो गया. अब बहुत सारे लोग इसको फॉर्मूले से लगाएंगे, वैल्यू से लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या चीज करेंगे, आई डोंट नो. हम आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से लगाते हैं. देखिए कैसे. हम जरा स्लाइड चेंज करते हैं फिर आपको बताते हैं. कभी कभी सवाल को देखिए, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ठीक, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी. आपकी वेलोसिटी 0 थी, यहां पे 6 मीटर पर सेकेंड हो गए. इस समय टाइम 1 सेकेंड हो गया. इसके मतलब 0 से 6 मीटर पर सेकेंड होना, आप चाहो तो एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो. 6 - 0 डिवाइडेड बाई 1, एक्सेलेरेशन आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. लेकिन आपको पता है ये इन्होंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है. इसका मतलब जो भी हमारी टॉय कार पे चार्ज था उस पे फोर्स क्यू ही लग रहा, डिवाइडेड बाई मास m कर दिया. इसके लिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है. अगर ये 6 है और उसके बाद आपने फील्ड को रिवर्स कर दिया, तो मेरा मानना है सेम फील्ड है, बस मैग्नीट्यूड रिवर्स हो गया, तो अगले 1 सेकेंड में यहां पे स्पीड 0 हो जाएगी. अब आप देखो, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, क्योंकि चलेगा तो आ गई, 0 हो गई. फिर आगे क्या हुआ, फील्ड इसी डायरेक्शन में लगी हुई है. अब अगर रुक गया पार्टिकल, फील्ड वही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा. ये हमने देखो t बराबर 2 सेकेंड पे इधर बना दिया, t बराबर 3 पर यहां आ गया, और फिर इसकी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई. इसका मतलब ये पार्टिकल पहले आगे गया, फिर ये टर्न होके यूं आ गया, और देखने में इतना सवाल बड़ा लग रहा है. अब आप मुझे बताइए क्या निकालना है आपको. क्या बताया इन्होंने, बताया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ऑफ द कार. एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालेंगे. अब आप मुझे बता दो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालने जा रहे. देखिए S बराबर U प्लस V बाई 2 इंटू टी. इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पे 6, 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2, टाइम हमारा 1 सेकेंड. तो ये देखिए कितना आ गया, 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये आ गया 3 मीटर. इसके लिए 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये, सारे 3 मीटर है. तो बताइए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, 3 3 3 9 मीटर. टोटल टाइम 3, तो 9/3 एवरेज स्पीड आ गई. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि आपको पता है यहां से चला यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट केवल 3 आ रहा है, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ रहा है. इसके लिए एवरेज वेलोसिटी 1, एवरेज स्पीड 3. चलिए आई जस्ट आंसर कंफर्म करते हैं. देखिए कोई है ऑप्शन, एवरेज वेलोसिटी 1, एवरेज स्पीड 3. अब अगर आप देखा आपने कुछ नहीं, इसको बस अनुमान क्या लगा है, वही फील्ड है. अगर वो फील्ड 1 सेकेंड तक टॉय कार की स्पीड 6 बढ़ा रही है, तो अगले 1 सेकेंड में कम भी करेगी.
अब ये सब कहाँ से, आपने मोशन अंडर ग्रेविटी के फंडे उठा के यहाँ लगा दी भाई। जी आपका ऊपर जाते समय भी उतना ही लगता है, नीचे आते समय भी उतना ही लगता है। तो जितनी वेलोसिटी ऊपर जाते समय आप गेन करते हो उतनी आप कम भी करते हैं, उसके हिसाब से लगा दीजिए। सवाल को थोड़ा इनोवेट करके लगाया, कोई हमने ज़्यादा फॉर्मूले वामले नहीं लगाया, आराम से आ गया। चलिए नेक्स्ट। आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल हैविंग ए चार्ज क्यू एंड एरिया प्रोपोर्शनल। बताइए फोर्स कितना लगता है, जल्दी से बताइए, इसमें कोई टाइम नहीं लगाएगा, फटाफट बता दीजिए। बिटवीन द मेटल प्लेट्स, बताइए इस प्लेट पे अगर चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो आपको पता है इस पे फोर्स कैसे लगाएंगे। इसका चार्ज ले लेते हैं और फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस वन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए बताइए, इस फॉर्मूले में फोर्स में कहीं डिस्टेंस नहीं आ रहा, चेक कर लीजिए, आ रहा है कहीं डिस्टेंस, आप बताइए। इन्होंने फोर्स पूछा है, फोर्स वाले एक्सप्रेशन में क्यू आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, कहीं डिस्टेंस नहीं आ रहा है। तो कौन सा आंसर हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, हो गया सवाल। नेक्स्ट, अब ये तो आपको घर से पढ़ के जाना है। 5 फील्ड हमने बताई, हालो मेटल स्फीयर है, अंदर आपको पता है फील्ड, मेटल स्फीयर में अंदर फील्ड क्या होगी, 0 होगी। हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, 0 आपको पता है इनसाइड होगी, और बाहर की तरफ आपको पता है क्या होगी, 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर। हो गया, बताइए पहला ऑप्शन सही है। अंदर की तरफ फील्ड 0 रहेगी, आप डिस्टेंस बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपको सेंटर से बताना है। तो आप सेंटर से r बराबर 0 से यहाँ तक आएंगे तो स्मॉल r इंक्रीज हो रहा है, फील्ड 0 है। उसके बाद और r इंक्रीज होगा, जब बाहर जाएंगे तो फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, बाहर 1/r² से चलेगी, 1/r², तो वो डिक्रीज कर जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये सवाल मैंने कल आपको आते ही पहला एक सवाल कराया था, जिसमें याद हो 10% चार्ज कम कर दिया, 10% एक में बढ़ाया था, एक में कम किया था, जिसका आंसर आपको याद है 198 न्यूटन आया था। सेम सवाल है, देख लीजिए। ठीक, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एफ, इफ 20% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर टू बी, देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज। अब आप मुझे बताओ, 25% चार्ज आप ट्रांसफर कर दोगे, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अभी फोर्स की वैल्यू आपको पता है के क्यू अपॉन, अगर ये डिस्टेंस अपने आप ही ले लो, r² हो गया, ये आ रही है। अरे अब 25% इससे चार्ज कम करना है, ए से ट्रांसफर करना है, तो बताओ इसमें 25% q/4 हुआ, उसमें ऐड कर दो -q + q/4, तो इसका मतलब यहाँ से q - q/4 कर दिया, 25% कम, और यहाँ पे -q - q/4 ऐड कर दिया। अब आप कहोगे वहाँ तो आपने सब्ट्रैक्ट किया है, हमने प्लस किया है, लेकिन ये माइनस साइन के साथ किया है, क्योंकि आप नेगेटिव यहाँ से जो चार्ज ला रहे हैं वो, अच्छा ए हमारा पॉजिटिव ही है ना, सॉरी, हाँ, ये q/4 है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, इसको मैं रब ऐसे काट देता हूँ, -q में +q/4 ऐड कर देता हूँ, सॉरी, हो गया। बताइए कितना आ गया, ये 3q/4 आ गया, वो कितना आएगा, -3q/4। बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, f कितना आ गया, k 9/16 q अपॉन r², तो आ गया 9/16 f। चेक कर लीजिए जरा, ऑप्शन देखिए, आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन,
parallel line charge with linear charge density lambda and minus are placed at a distance 2r in free space. What is the electric field midway between the two lines? एक में प्लस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज है. इसमें आप पूरा मान लीजिए प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है. बीच के पॉइंट पे फील्ड निकालनी, तो प्लस की वजह से तो मैं एरो इधर बना देता हूँ, माइनस की वजह से भी एरो इधर बना देता हूँ. तो नेट फील्ड आपकी 2 टाइम्स हो जाएगी, एक जो प्रोड्यूस करेगा उसका 2 टाइम्स हो जाएगी. डिस्टेंस इन्होंने बड़ी अच्छी दी है 2r, तो मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस r हो गई. अब आपको पता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज की फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r. पढ़ा है? E बराबर क्या होता है? 2k लैम्डा बाई r होता है, या लैम्डा अपॉन, तो इसका मतलब 2k लैम्डा बाई r होता है. यहाँ पे हम इसको 2 लिख देते हैं, जिसमें आपको इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है. ये एक की वजह से लिखा है हमने, ये एक की वजह से. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली बिकॉज ऑफ वन लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज. अब यहाँ पे दोनों को ऐड करना है, तो इसी का डबल कर दीजिए. लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r को 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है. दिस वन इज द राइट आंसर. राइट, नेक्स्ट. स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. फिर देखो, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ. अब आप इसको अच्छा मानिए बुरा मानिए, अब क्योंकि मैं इतने सालों से नीट पढ़ा रहा हूँ और मुझे मालूम है कि नीट में जो सवाल आते हैं फिजिक्स में, उसमें वैरायटी कम आती है, वही सवाल बार बार आते हैं. दुख होता है जब उस दिन जो करा हुआ सवाल है वो वहाँ पे गलत हो जाए. तो मैं फिर आपको बार बार रिक्वेस्ट भी करूँगा, एडवाइस भी दूंगा कि नए सवालों से अच्छा पुराने सवालों को बार बार लगाइए, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं है नए सवाल लगाने. और इस समय जो कट ऑफ चल रही है, मतलब मैं अभी भी किसी बच्चे के बारे में आज ये नहीं कह सकता ये सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा. क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं. पेपर जितना इजी होगा उतना कट ऑफ आ ही जाएगा. अच्छी बात इस बार है कि फिजिक्स में जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसमें आपको रैंक में बेनिफिट मिलेगा. ठीक, फिर 3 चीज़ मैंने बोला, वही बोलने जा रहे हैं. कंडक्टर पढ़ना है, डाइपोल पढ़ना है, एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है. राइट. आइए जरा नया सवाल ये वाला पढ़िए. देखिए, नीट 2020, सब कोरोना शुरू हो, 2020 कोरोना वाला था. आप सवाल देखिए और मनाइए कि काश हम अगर उस समय होते तो जल्दी सेलेक्ट हो गए होते. Spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge Q distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? कंडक्टर की फील्ड 15 सेंटीमीटर पे निकालनी है. इससे आसान सवाल बाजार में कहीं उपलब्ध है? आप बताओ, कहीं उपलब्ध हो बताइए. है कहीं? बताइए. अब यहाँ पे इन्होंने जो चार्ज की वैल्यू वो हमारे टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गई. मैं चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमने इसको चेक नहीं किया. ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेना, ये उसकी वैल्यू दी है. और चार्ज की वैल्यू दी है, कितनी दी है ये मुझे अभी नहीं याद है. और इसमें आपको कुछ नहीं लगाना है. क्या लगाना है? क्या लगाना? अगर नहीं भी दी तो कोई बात नहीं. देखिए, सेंटर पे जो फील्ड होती है उसकी वैल्यू बताओ भैया. 15 सेंटीमीटर के बाद पूछिए. चार्ज तो चाहिए, चार्ज की वैल्यू के बगैर तो ये सवाल नहीं लगेगा. मैं फिर भी आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है. ठीक, तो मुझे यहाँ पे हर कीमत पे KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर लिखना है. स्मॉल r हमारा ये, और अगर सरफेस पे होता तो हम सरफेस पे
के क्यू अपॉन कैपिटल आर लिख देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये सवाल जरा सा आप चेक कर लीजिएगा, इसमें चार्ज की वैल्यू कितनी, वो शायद मेरे को भी याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बता देता। अगर चार्ज की वैल्यू नहीं दी हो, सरफेस पे फील्ड दी हो तो भी हो जाएगा, सरफेस के फील्ड इंटू आर स्क्वायर के क्यू आ जाएगा, वो यहाँ रख देंगे। अगर चार्ज दिया है, मेरे को जहाँ तक याद है चार्ज की वैल्यू दी थी, कुछ करना नहीं था, वैल्यू रख के निकालना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इन अ सर्टेन रीजन, अब देखिए नीट 2020 में, इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। इससे आसान सवाल मेरे ख्याल से 2020 में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उस साल एग्ज़ाम हम लोग के यहाँ सितंबर में हुए थे और बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुए थे, और उस समय की परिस्थिति के बारे में कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कैसे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बना के पेपर दिया, तो बहुत स्ट्रेस में पेपर दिया था। तो पेपर इसीलिए मोर और लेस काफ़ी इजी थे। तो बताइए क्या कर सकते हैं। ऐसा वॉल्यूम दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अब आपको पता है अगर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी तो वहाँ फील्ड जीरो आ जाएगी। अब यहाँ ये सोचने वाली बात थी कि पूरे वॉल्यूम में अगर आप पोटेंशियल 5 वोल्ट रखोगे तो फिर उस रीजन में फील्ड की वैल्यू अपने आप ही जीरो हो जाए, कुछ करना ही नहीं था ना। तो इसमें तो आपको कुछ नया काम नहीं करना था। और क्यों, इस सवाल में बस एक ही प्रॉब्लम थी, कंडक्टर नहीं लिखा था। कंडक्टर लिखा हो तो शायद सब लोग जीरो लिखाते, लेकिन दूसरे तरीके से सवाल को दिया, पूरे रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियस ही बात है जहाँ पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी वहाँ फील्ड कहाँ से आ जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट, 2020 में एक और सवाल देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इतना दिया है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर, सवाल आसान है, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है C विद डाइलेक्ट्रिक, अगर मैं C डैश कर दूं तो C नॉट इंटू के लिख सकता हूँ। C डैश इन्होंने दिया है आपको कितना, 30 माइक्रोफैरड। C नॉट आपको कितना दिया है आप देख लीजिए, 6। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया आपका 5। और आपको पता है एप्सिलॉन M जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पूछिए, ये आपको दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको बस आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। अब ये सवाल जब 2021 में दिया गया था तो बहुत सारे लोगों को पोलर मॉलिक्यूल्स लोगों ने नहीं पढ़ाया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, जब डाइलेक्ट्रिक हमारा एक तरीके से जब कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो वहाँ पे क्या हालत होती है कि वो डाइपोल चार्जेस होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल चार्जेस होते हैं। और जब डाइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं कि पूरी तरह ऑर्डर स्टेट में आ गया तो सारे डाइपोल चार्जेस एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर इंड्यूस चार्जेस और डाइलेक्ट्रिक के अंदर की फील्ड सेटअप होती है। तो यहाँ इन्होंने लिखा था एक्वायर डाइपोल मोमेंट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट, हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हैविंग अ जीरो डाइपोल प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस। राइट। अब इसमें सवाल में बाकी तीनों ऑप्शन उस साल कोई नहीं कर सकता था। मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक। जीरो डाइपोल मोमेंट कोई मतलब नहीं, जब आपने पोलर लिख दिया तो डाइपोल मोमेंट तो होगा ही। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज,
डाइपोल चार्जेस बाउंडेड चार्ज होते हैं, वो इधर उधर टहल सकते हैं लेकिन डिस्प्लेस तो नहीं होंगे, उनके बीच का डाइपोल मोमेंट तो नहीं चेंज होगा। तो बेस्ट आंसर हैविंग अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये ऐसा एक सवाल था जो बहुत सालों बाद थ्योरेटिकल सवाल एक पूछा था, वो आ गया था। बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। जल्दी से देखिए आप फटाफट डायग्राम में। अब आप देखो ये कैपेसिटर शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है? इसके दोनों एंड्स आपस में कनेक्ट हो गए, दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया, ना इसमें कोई चार्ज जाएगा ना इसमें कुछ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये एक तरीके से शॉर्ट हो गया। तो ये दोनों कैपेसिटर आपके क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। पैरेलल में आपको वैल्यू पता है, पैरेलल की वैल्यू आपको पता है। सीरीज में तो आपको पता है 1/c वाला 1/c1 + 1/c2, और पैरेलल में c1 + c2, तो कितना आंसर आएगा? आ जाएगा 2c। चलिए नेक्स्ट देखिए। Two charge spherical conductor of radius r1 r2 are connected by a wire, then the ratio of surface charge density, spherical conductor है, ओके। रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। बताइए कैसे लिखेंगे? रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है? टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 r2 आर कनेक्टेड बाय वायर। अब देखा कनेक्टेड बाय वायर लिखा है। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज। अगर आपने वायर से कनेक्ट कर दिया तो दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो गया। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो अब आप मुझे सोच के जरा आंसर बताइएगा, फिर क्या, फिर मैं आपको करता हूं। बताइए क्या आएगा? बताइए जल्दी से बताइए। इसमें 90% लोग जो हैं ये लगा के आए थे Q अपॉन 4πr²। तो बहुत सारे लोगों ने सिग्मा को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r कर दिया। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वायर को उन्होंने कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो फिर हम क्या लिखेंगे? तो देखो पहले वायर का पोटेंशियल हम ऐसे लिखेंगे, भले वहां चार्ज अलग है, KQ1/R। दूसरे का भी पोटेंशियल यही लिखूंगा मैं, KQ2/R2। मैं तो फिलहाल यही लिखूंगा। अब आप बताओ सिग्मा बराबर क्या लिखने जा रहे हो? Q1 अपॉन 4πr1²। अब यहां से आप Q1 की वैल्यू उठा के यहां लिख दीजिए। देखिए आ रहा है VR1 अपॉन K 4πr1²। आप कैंसिल कर दो, देखिए आ गया। तो यहां पे सिग्मा बराबर, अब आप देखो V4πKr1, इकलौता पैरामीटर R आ रहा है। पोटेंशियल भी कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कनेक्ट करने के बाद दोनों पोटेंशियल सेम हो गया। 4πK कांस्टेंट है ये, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R आ रहा है। और ये बहुत सारे बच्चों का नीट 2021 में गलत हो गया था और जल्दबाजी में गलत हुआ था, क्योंकि उन्होंने सरफेस चार्ज डेंसिटी देखी Q अपॉन 4πr² कर दिया। Q अपॉन 4πr² फिर भी सही होता अगर वायर को ये कनेक्ट नहीं करते, राइट? अगर नहीं कनेक्ट करते तब तो आप चलो लिख सकते, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि Q और R का कोई आपस में रिलेशन नहीं था। और जब आपने कनेक्ट कर दिया तो दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो गया। इसीलिए हमने आपने पहले लिखा Q1 Q2 कौन से चार्ज है। जब कनेक्ट करने के बाद दोनों कंडक्टर पे जो चार्जेस आए वो मैंने यहाँ लिखे। उसके बाद मैंने उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखी Q1 अपॉन सरफेस एरिया,
और यहाँ से मैंने Q1 को रिप्लेस किया, तभी आंसर आया। तो यहाँ पे ये बढ़िया सवाल था, ये अक्सर लोगों से गलत होता है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट, ये जरा काट देना, ये कुछ नहीं लिखा है ये। हाँ, a parallel plate capacitor has a uniform electric field in the space between the plate. If the distance between the plate is d and area of each plate is the energy stored in the capacitor is मुझे लगता है इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता कोई दे सकता। बताइए, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, वी की जगह ई इंटू डी कर देते हैं ना, नहीं होगा? आप देख लो, जो पैरामीटर दिया उससे आंसर निकाल लीजिए। दिया है हाफ सी वी स्क्वायर में वी की वैल्यू हटा दो, ई इंटू डी, सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कर दो, आ जाएगा। इसमें तो हम कुछ नहीं बता रहे। नेक्स्ट, अब देखो, डाइपोल इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। अब आपको ये मैंने प्रूफ कर दिया है कि नीट के सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3 सेक्शन से ही आते हैं, कंडक्टर, डाइपोल एंड रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैट। अब रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी 3-4 लोगों की पढ़नी, पोटेंशियल 2-3 लोगों का पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला K/Q1 Q2 बाई आर पढ़ ली थे। बाकी बहुत, वैसे अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती, जब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, केवल 40% पढ़ा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सेशन देख रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि यार ये अजीब टीचर हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट में कह रहे हैं केवल 40% पढ़ा जाता है नीट एग्जामिनेशन के लिए। भाई ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ। अब इस समय जो नीट का पेपर कोरोना के बाद से आ रहा है वो थोड़ा अलग तरीके का पेपर आ रहा है। पहले तो पेपर जब एम्स वगैरह के एग्ज़ाम होते थे तब तो हम लोग कहते थे कि हर चीज़ डिटेल में पढ़ लो। इस समय तो आपको केवल एक ही बात पे ध्यान देना है कि हम वहाँ पे फिजिक्स का पेपर क्या 50 मिनट से लेके 1 घंटा 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। वहाँ पे टाइमिंग का रोल है, इसीलिए सवाल लगाते समय जितना फ्री, आपने देखा मैंने किसी सवाल में बहुत रिगरस कोई बहुत बड़ी इक्वेशन या कई मल्टीपल स्टेप में सॉल्विंग कुछ नहीं करी। और आपने देखा मैंने उन्हीं सवालों को पिक किया जिनको आप एक कॉमन लॉजिक वाले बैकग्राउंड से लगा सकते। कोई ऐसा नहीं कि जिसको फिजिक्स आती हो वही वहाँ फिजिक्स कर पाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ नीट में सिलेक्शन बहुत आसान होता है, शर्त यह है कि नीट के फिजिक्स को आईआईटी के अंदाज में मत पढ़िए। वहाँ की आईआईटी के फिजिक्स में बड़ा दम होता है, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। मेडिकल के फिजिक्स का अलग दम होता है, वहाँ पे हर चीज़ टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी फिजिक्स जानते हैं लेकिन नीट वाले दिन उनकी पता नहीं क्या हालत हो जाती है। रीज़न ये कि इतने बड़े बड़े सवाल लगाते हैं, छोटे सवाल में उनको डाउट होने लगता है और अपने ऊपर भी डाउट होने लगता है। तो ये बात मैं सारे बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो हमारे थ्रेशोल्ड पे होते हैं, उनको मैं कह रहा हूँ। आप देखो फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, अगर आप थोड़ा सा सोच के एक छोटी मोटी थीम से पकड़ के लगाइए तो आराम से लग जाता। अब ये सवाल में आप देखिए डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया है, कैसे पता चला? स्पेसिंग देखो बढ़ रही है, इसका मतलब ये जो माइनस क्यू चार्ज रखा वहाँ पे फील्ड वीक है और प्लस क्यू चार्ज पे फील्ड स्ट्रांग है। जिसके लिए प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो स्ट्रांग फोर्स है, माइनस क्यू चार्ज पे कम लग रहा है, तो नेट फोर्स तो लगेगा ही। नेट फोर्स किधर लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी पूछा, अब आप बताओ कैसे लगाओ? डाइपोल जो है प्लेस इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। ऑब्वियस सी बात है ये उधर जाएगा जहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, और फील्ड की डायरेक्शन में आपको पता ही है
पोटेंशियल भी डिक्रीज करता है, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करती है, सबको डिक्रीज करता है। तो बताइए कौन सा आंसर? टूवर्ड्स द, पहली बात तो राइट साइड में जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, राइट? क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल। 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर, अच्छा 7 ड्रॉप्स मतलब वाटर की होगी, तो वाटर हमारे लिए एक तरीके से ओके। दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, ओके। चलिए लगाइए जरा। 27 ड्रॉप्स का चार्ज और एक बड़े ड्रॉप का चार्ज तो इक्वली करना है, राइट? तो पहले क्या कर सकते हैं, 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम पहले बताइए, पाई आर क्यूब इंटू 27, ये बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम लिख दिया। देखिए हमने पहले हमने ड्रॉप में जितना चार्ज भरा था उसका 27 ड्रॉप में जितना चार्ज था, बिल्कुल आप ऐसे ही मान के चलो जैसे ड्रॉप में पानी भरा होता है, उन्होंने पानी की जगह चार्ज भर दिया। तो पानी डिस्ट्रॉय तो करना नहीं, जो 27 ड्रॉप में वाटर है वो बड़ी ड्रॉप में भी होगा, वैसे ही 27 ड्रॉप में जितना चार्ज है वही बड़ी ड्रॉप में भी टोटल चार्ज उतना ही आना है। तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि कैपिटल R बराबर 3R हो गया। हो गया, ये हो गया। अब कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप निकालना है। अब आप बताओ 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट। चलिए बताइए, के क्यू बाई स्मॉल आर बराबर 220 वोल्ट दिया है, चेक करिए। हमने स्मॉल छोटी ड्रॉप के लिए लिए, हो गया। आप देख लो बड़ी ड्रॉप के लिए क्या लिखने वाले हो, के 27 क्यूब अपॉन कैपिटल आर, ये आपको निकालना है। और कैपिटल आर यहां पे 3R हो गया, कैपिटल आर यहां पे 3R लिख दीजिए। तो 3R लिखेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा, तो 220 वोल्ट को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब ये आंसर आ गया। आप चेक कर लो कैसे आया, फिर आप देख लो। आर की जगह यहाँ 3 इंटू स्मॉल आर लिखेंगे, 3 को 27 से डिवाइड किया, 9 आया। के क्यू स्मॉल आर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर 220 वोल्ट है, तो 220 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 27 क्यू कहाँ से आ गया। हमने स्मॉल क्यू सिंगल ड्रॉप में जो चार्ज है वो लिया, तो जब 27 ड्रॉप को आप मर्ज करोगे तो 27 क्यू हो जाएगी ना बड़ी ड्रॉप में चार्ज, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसलिए ये आंसर आ गया, राइट? चलो नेक्स्ट। कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स, अच्छा द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये पहली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल नहीं है, राइट? लेकिन अब आ गया है तो आप चाहो तो लगा लो इसको। इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट पूछिए, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ाते हैं, राइट? तो अगर आपको याद हो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम होती। क्लियर? अब आप यहाँ पे कुछ मत करिए, Q बराबर सिंपल C इंटू वी, ये C इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ये कंडक्शन करंट आ जाएगी, ये आ गई C वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चेक कर लीजिए, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बाई मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, टू hollow sphere conducting R1 R2 have equal charge, the potential would be, okay। देखा कंडक्टिंग लिखा है, V बराबर के क्यू बाई आर। आप देख लो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट इसी पे चलता रहता है, के क्यू बाई आर, सेम चार्ज दे दिया। हॉलो कंडक्टिंग दोनों में सेम चार्ज, क्यू से मतलब नहीं। पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, R1 ज़्यादा है तो V कम होगा। तो इसके अंदर जिसकी रेडियस ज़्यादा है उस पर पोटेंशियल की वैल्यू बताइए, मोर ऑन है, क्या लिखना है?
स्मॉलर स्फीयर जिसकी रेडियस कम, उस पर पोटेंशियल ज़्यादा, शर्त यह है कि चार्ज सेम होना चाहिए। R1 R2 have equal charges, the potential would be R1 is much greater than R2 dependent upon material property। नहीं, इसका आंसर आप करेक्ट कर लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, राइट। ये हमारी स्लाइड में गलत है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस सबको पता है 90 डिग्री होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री, इसको भी करेक्ट कर लेना, ये गलत है, ये 90 डिग्री इज करेक्ट। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर is much greater varies as। अब इन्होंने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे स्लाइड में कहाँ पे पूछी है, एक्सिस पे पूछी है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछी है, ये इसमें प्रिसाइसली दिया नहीं है, राइट। तो इवन दो ऑप्शंस जरा एक बार चेक कर लेते तो शायद आइडिया लग जाए। अच्छा, वेरिएशन पूछा है, वेरिएशन पूछा है, हाँ ये सॉरी ये दिया, इलेक्ट्रिक 2 पॉइंट आर प्लेस एट ए डिस्टेंस एल, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर वेरीज एस। भाई देखो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, 1/r³ से। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ से वेरी करती है, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डाइपोल है कि नहीं है। 2 पॉइंट चार्ज दिए प्लस क्यू माइनस एट ए डिस्टेंस ऑफ एल, एज शोन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर। अब आर उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया हमारे सवाल में। अगर ये पास पास रखा होता तो इसका आंसर 1/r³ आता, डाइपोल अगर मान लेते तो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम डाइपोल माने कि नहीं माने, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लिखी कि दोनों पॉइंट चार्ज एक डिस्टेंस के पास लिखें। लेकिन हम कह सकते हैं कि जब आर इतना बड़ा आप ले रहे हो तो एल को हम मान लेते हैं बहुत स्मॉल है, तो फिर डाइपोल की फील्ड आपकी ये 1/r³ आनी चाहिए ना। मेरे हिसाब से तो 1/r³ आनी चाहिए, अगर हम इसको एज ए डाइपोल ले लें तो 1/r³ आनी चाहिए। 1/r⁶ तो अब कुछ लोग KQ/r² को कुछ लिखेंगे, तो मैं तो नहीं मान रहा, मेरे ख्याल से R³ भी आनी चाहिए। नेक्स्ट, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर 900 पिकोफैरेड इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, देन B is disconnected। ओके, ये सवाल आप लगा चुके हो। जितनी एनर्जी इसकी स्टोर्ड है उसकी आधी इन दोनों में स्टोर्ड हो जाएगी। अभी हमने आपको प्रूफ किया था, अगर यहाँ 100 वोल्ट है तो आपको हमने बताया था बाद में 50 इधर हो जाएगा, 50 इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर बस सीधा जितनी आ रही है उसकी आधी कर दो, आंसर आ जाएगी। ½ CV0² अगर है तो यहाँ इन दोनों में स्टोर होने के बाद 1/4 CV0² आती। डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, 1/4, C की वैल्यू 900, V आप 100 का स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों, इतने सवाल लगा लिए आपने। अब देख लो 2022, इसका मतलब नीट में सवाल रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक ही तरीके का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप सोचो ये सवाल कितने, कम से कम 3 या 4 आप लगा चुके हो, सेम सवाल फिर से आ गया। अब हम इसकी वैल्यू निकालें नहीं निकालें, कॉन्फिडेंटली आप बता दो कि 1/4 CV0² आएगा। नहीं है तो आप ट्राई कर लो, 100 है, ½ CV 100 का स्क्वायर C दिया ही हुआ है। जैसे ही इसको अनचार्ज के साथ कनेक्ट करोगे
थोड़ा चार्ज फ्लो के आएगा तब तक जब तक दोनों पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। चांस की बात है सी सेम है तो पोटेंशियल 50-50 हो जाएगा। फिर बाद में एनर्जी स्टोर निकालोगे तो वो जितनी स्टोर आएगी, जितनी पहले स्टोर थी उसकी आधी स्टोर होगी, आधी हीट लॉस में चली जाएगी। नेक्स्ट हो गया। तो ये ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला सेशन था। मुझे लगता है आप लोगों को ये हमारी कुछ एडवाइस, कुछ टिप्स, कुछ सवालों का सिलेक्शन, जो हमने सवाल लिए हैं 2022 तक लिए, 2023 का सवाल हम आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में बता देंगे। और हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऑनलाइन में हम लोगों को प्रमोट भी करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑनलाइन में पढ़ाया जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है और आप इसे जितने बार चाहें उतने बार देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।